PTI रहनुमा तहमीना रियाज को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। तहमीना रियाज के बेटे आजान का कहना है कि वालदा निजी दौरे पर शारजा जा रही थी। पार्टी ज़राए का कहना है 9 मई के मुकदमे में तहमीना रियाज की जमानत मंजूर हो चुकी है। PTI रहनुमा तहमीना रियाज को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। तहमीना रियाज के बेटे आजान का कहना है कि वालदा निजी दौरे पर शारजा जा रही थी। पार्टी ज़राए का कहना है 9 मई के मुकदमे में तहमीना रियाज की जमानत मंजूर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज की भारी फीस के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। राजा मोहसिन एजाज आगाह कीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दी है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये केस सुना है। दरख्वास्त गुजार वकील ज़ाती हैसियत में पेश हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि ये बताएं कि मेडिकल कॉलेजेस की फीस पर कौन सा कानून लगता है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे तो केस नहीं सुन सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से ये सवाल उठाया गया कि क्या आपने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से फीस के हवाले से राब्ता किया है। दरख्वास्त गुजार वकील जुल्फ़िकार अहमद का कहना था कि मैंने वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत को मेडिकल फीस के हवाले से खत लिखा है। हमारे बच्चों ने तो लाखों फीस अदा करके पढ़ लिया है। आने वाले तलबा के मुस्तकबिल का ये मामला है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से फिर सवाल किया गया कि इनसे बात करें जो फीस की रेगुलेटरी करते हैं, क्या जो है वो ये बताएं कि फीस की रेगुलेटरी कौन करता है। दरख्वास्त गुजार के वकील की जानिब से ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान मेडिकल डेंटल एक्ट बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत लिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह का अपने रिमार्क्स में कहना था कि आप रेगुलेटरी के पास जाएं। सुप्रीम कोर्ट का मेडिकल फीस देखने से मुतालिक क्या काम है। फीस रेगुलेटरी जब बना हुआ है तो क्या आप वहां गए हैं, क्या हम इस पर कमीशन बना सकते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि आपका ये जाती मसला है तो फिर आप रेगुलेटरी से रुजू करें। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये दरख्वास्त खारिज करते हुए ये मामला अब निपटा दिया गया है और दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दिया गया। बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन एजाज। नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपील बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। राजा मोहसिन एजाज आगाह कीजिए। देखिए, बानी PTI की तरफ से ये अपील की गई है कि ये जो अपीलें हैं ये खारिज की जाएं। ये सजा की गई है उनके जवाब में। उनकी जानिब से अपने जवाब में मजीद ये भी कहा गया है कि किसी शख्स की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरमीम बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती। करप्शन मईशत के लिए तबाहकुन और इसके मनफी असरात होते हैं। मुझसे दौरान समाज जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि तरमीम का फायदा आपको भी होगा। मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है, ये मेरी ज़ात का नहीं बल्कि मुल्क का मामला है। पार्लियामेंट को कानून साजी आइन के अंदर रहकर करनी चाहिए। नैब अगर इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता है तो तरमीम इसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। बानी PTI ये भी कहते हैं कि इख्तियार के गलत इस्तेमाल की मिसाल मेरे खिलाफ नैब का तोशाखाना केस है, जहां नैब ने मेरे खिलाफ केस बनाने के लिए 1 करोड़ 80 लाख के नेकलेस को 3 अरब 18 करोड़ का बना दिया है। बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन एजाज। मखसूस नशिस्तों के केस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास आज 2 बजे तलब कर लिया गया है। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक ये मामला है। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस मामले पर समाअत मुकम्मल की गई थी और उसके बाद ये फैसला महफूज कर लिया गया था। महफूज फैसले के हवाले से कंक्लूडिंग रिमार्क्स में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया था कि अभी ये नहीं बताया जा सकता कि ये फैसला कब सुनाया जाएगा। जजेस आपस में मुशावरत करेंगे। ताहम अब ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि आज अब से कुछ देर के बाद 2 बजे उन तमाम 13 जजेस की फुल कोर्ट का इजलास होगा, जिसमें इसी केस के फैसले से मुतालिक जो है वो मुशावरत की जाएगी। और ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में होने वाले इस इजलास की जो सरबराही है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे, जिन्होंने इस फुल कोर्ट की भी सरबराही की। और उसके बाद इस बात का इम्कान है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक महफूज फैसले के हवाले से भी उसके बाद फिर। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। अपनी जानिब आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इस्लामाबाद के हल्का NA 47 में मुबैना धांधली के खिलाफ केस की समाअत हुई। हुसैन अहमद चौधरी बताइए। जी देखिए, NA 47 इस्लामाबाद में मुबैना धांधली के खिलाफ शोएब शाहीन की अपील पर समाअत जारी है। DD-MNA डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने दरखास्त को नाकाबिल समाअत होने की इब्तिदा करते हुए कहा है कि हमने शोएब शाहीन की दरखास्त नाकाबिल समाअत होने की दरखास्त दायर कर दी है। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 145 ने 100 वोटों की पावर ट्रिब्यूनल को दी है और ट्रिब्यूनल दरखास्त मुस्तरद भी कर सकता है। वकील तारिक फजल चौधरी ने कहा कि पहले
जवाब तलब किया, मैंने जवाब जमा नहीं करवाए, आज हम जमा करवा रहे हैं। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा कि आपकी दरख्वास्त पर जवाब दे देते हैं, फिर उस पर दलाइल सुन लेंगे। शोएब शाहीन ने कहा कि हम जवाब जमा करवा देंगे। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि EMS को कोई अलग रिकॉर्ड जो है वो नहीं होता, ये एक सिस्टम है जिसने इलेक्ट्रॉनिकली काम करना होता है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल तारिक जहांगीरी जो है वो इस वक्त समाअत जारी रखे हुए हैं और NA 47 से मुतालिक इस वक्त केस जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपका हुसैन। न्यू कराची सेक्टर 5G में डकैती मज़ाहमत पर नौजवान इमरान का कत्ल। लवाहिकीन का कहना है मकतूल घर के करीब बैठा हुआ था, मुलजमान ने मोबाइल छीना और मोहल्लेदारों ने शोर मचाया। नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे, बताइएगा। कराची में देखें मुबैना डकैती मज़ाहमत पर एक और नौजवान डकैतों की भेंट चढ़ गया और ये न्यू कराची सेक्टर 5G का इलाका, जहाँ घर पर जब इंटरनेट बंद था तो गली में बैठकर नौजवान मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था, जो गारमेंट फैक्ट्री में मुलाजिम था और एक 2 साल बच्ची का बाप भी था। और बताया जा रहा है कि इस मकतूल ने नया मोबाइल फोन लिया था IT यूनाइटेड, लेकिन घर पर इसका नेट नहीं चल रहा था और नामालूम मुलजमान आए और मोबाइल फोन छीन कर फरार होने लगे। इसी दौरान मोहल्लेदारों ने शोर मचाया तो मुलजमान ने गोलियां चला दी, जिससे इमरान की गर्दन में गोली लगी। इस जख्मी को रिश्तेदार लेकर अस्पताल गए, लेकिन इमरान दम तोड़ गया, जिसकी इतला फिर मोहल्लेदारों ने दी और पुलिस की जानिब से बयान हासिल कर लिया गया है और जो अहले खान है उनका यही कहना है कि मुलजमान को गिरफ्तार करके उनका इंसाफ फराहम किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। यहाँ पे बात करेंगे बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत, इसी पर मजीद जानेंगे। बाबर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर बताइएगा। आज यहाँ 190 मिलियन पाउंड की केस की समाअत आज अडयाला जेल में हुई है। एहतसाब की खसूसी अदालत के जज मोहम्मद अली बड़ाइस ने यह समाअत की है। कमरा अदालत में बानी PTI बुशरा बीबी और उनके वकला भी मौजूद है। आज पहली बार साबिक वज़ीर दफा साबिक वज़ीर आला KP के परवेज खटक अदालत में पेश हुए और अदालत के रूबरू और उन्होंने अपना पहला बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया। उनके बयान के मुताबिक नैम ने 2023 में मुझसे 190 मिलियन पाउंड के हवाले से बयान लिया है। ये कहना था साबिक जो है बयान लिया है। साबिक मशीर इत्तेसाब शहजाद अकबर ने काबीना को बताया कि पाकिस्तानी गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई रकम बरतानिया में पकड़ी गई है। शहजाद अकबर ने बताया कि पकड़ी गई रकम पाकिस्तान को वापस की जानी है। ये मामला काबीना के एजेंडे में शामिल नहीं था। ये बयान रिकॉर्ड करवाया जो है वो परवेज खटक ने और एडिशनल एजेंडे के तौर पर सामने लाया गया। एडिशनल एजेंडे पर मुझ समेत दीगर काबीना अरकान ने एतराज भी किया था। काबीना में रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए। एडिशनल एजेंडे की मंजूरी काबीना से दी गई। रेफरेंस के तफ्तीशी ने बताया कि एजेंडे के साथ एक तहरीर भी थी। तहरीर थी रकम प्रॉपर्टी टाइकोन बरतानिया में मुंतकिल की गई। परवेज खटक के बयान के मौका पर बानी PTI रोस्टर पर मौजूद रहे। परवेज खटक ने बयान के दौरान 2 मरतबा अपनी जगह तब्दील की और बयान रिकॉर्ड करवाया है। तमाम बयान रिकॉर्ड करवा दिया गया है, लेकिन दूसरी जानिब से तलब करदा 2 गवाहान जिसमें जुबैदा जलाल और आज़म खान है वो आज पेश हुए। आइंदा समाअत से जो 13 जुलाई तक मुलतवी की गई है, आइंदा समाअत में उनके बयान भी कलम बंद करेंगे। आज इनका बयान रिकॉर्ड हुआ है परवेज खटक का और एक जो पटवारी था उसके बयान का रिकॉर्ड के साथ साथ उसके बयान पर जिरा भी मुकम्मल की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश के बायस जुड़वां शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इंतजामिया ने हैवी मशीनरी मुतासरा इलाकों में पहुंचा दी है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे बाबर मलिक से। वफाकी दारुल-हुकूमत और उसके जुड़वा शहर रावलपिंडी समेत अडयाला जेल और उसके इतराफ में भी मूसलाधार बारिश शुरू हुई है, जिसके बाद हर तरफ जल थल हो गया है और गर्मी का जोर टूट गया। तेज बारिश के साथ, तेज हवाओं के साथ, ठंडी हवाओं के साथ ये बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे रावलपिंडी, इस्लामाबाद और देही इलाकों में जो गुज़िश्ता चंद रोज से आपका गर्मी का जोर था वो टूट गया। मौसम खुशगवार है, ताहम वासा की जानिब से हाई अलर्ट, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। फ्लड रिलीफ कैंप भी रावलपिंडी में कायम है और काला लेक की सूरत हाल के ऊपर भी वासा 1122 और जिले इंतजामिया की नजरें हैं। जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक केस में अहम पेशरफ्त हुई है। इलेक्शन कमीशन की 29 सितंबर को इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराने की यकीन दहानी। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे, बताइएगा।
جی دیکھیے، ایک درخواست تھی بلدیاتی انتخابات سے متعلق کہ الیکشن جو ہے اسلام آباد کے نہیں ہو رہے تھے. اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق کیس میں عام پیش رفت ہوئی ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے 29 ستمبر کو اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن کرانے کی یقین دہانی کروا دی گئی ہے. اور یہ یقین دہانی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت میں دوران سماعت الیکشن کمیشن کے وکیل نے کرائی ہے. انہوں نے کہا کہ الیکشن کے لیے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کو بھی ضروری ہے اور مخصوص نشستوں سے متعلق معاملات بھی کلیئر نہیں ہے. اگلے 2 ہفتوں میں نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے گا. عدالت نے پوچھا کہ سماعت چھٹیوں کے بعد ہوگی، اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو متفرق درخواست جو ہے وہ دائر کر دی جائے. ایم سی آئی کی آمدن اخراجات کی مکمل رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی گئی ہے. تاہم جو مین کیس ہے اس کی سماعت 15 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. تاہم جو بلدیاتی الیکشن ہے ان سے متعلق 29 ستمبر کی یقین دہانی الیکشن کمیشن نے کروا دی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. پاک امریکہ انفینٹری رائفل کمپنی مشق اختتام پذیر. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ اختتامی تقریب نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں منعقد ہوئی. لیقر رحمان آگاہ کیجیے. جی فیصل، پاک امریکہ انفینٹری رائفل کمپنی مشق اختتام پذیر ہو گئی ہیں. اختتامی تقریب نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں منعقد ہوئی. دونوں ممالک کے درمیان انفینٹری رائفل کے حوالے سے یہ اپنی نوعیت کی انسدادی دہشت گردی کے پہلو کے ساتھ پہلی مشقیں ہیں. 2 ہفتے تک یہ مشقیں جاری رہی ہیں، جس میں دونوں جانب سے شریک دستوں نے اپنی مہارتوں اور جو صلاحیتیں ہیں اس کا تبادلہ کیا. جی او سی 17 ڈویژن اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی تھے، جبکہ امریکہ کے 34 انفینٹری ڈویژن کے میجر جنرل چانس نے اپنے دستے کی نمائندگی کی. اختتامی تقریب میں دونوں جانب سے جو شریک شرکا تھے، دستے کے جوانوں تھے، انہوں نے اپنی اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا، جسے بےحد سراہا کیا. جی بہت شکریہ لائق. ہم سیاسی جد و جہد اور قانون کے ادارہ کار کے اندر رہ کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہم پارلیمان میں انتخابی اور جمہوری رویوں کے ذریعے جد و جہد کر رہے ہیں. ہم اس لیے زیر اعتاب ہیں کہ ہم پارلیمان اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں. ہماری ترجیحات ہی غلط ہیں، ان کی سمت درست کرنا ہوگی. مولانا فضل الرحمان نے کہا امن و امان کا ایشو لوکل نہیں عالمی مسئلہ ہے. ملک میں امن ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے. کوئی لوکل ایشو بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ ہے انٹرنیشنل ایشو. دہشت گرد ہوا، اس کے خلاف تو اسٹیٹ کو اٹھنا چاہیے. اس ملک کے امن سے سروکار ہے. ترجیحات ہماری جو ہے وہ ترجیحات ہی غلط ہے ہماری. اگر میری پارٹی پارلیمان میں ہے، ہم الیکشن لڑتے ہیں، تو ایک جمہوری رویہ ہے. ہمارے پاس ادارے ہیں، ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے. سیاسی طور پر ہمیں اوپر کی طرف جانا چاہیے، سفر کرنا چاہیے. ہم تو اسی راستے کے لوگ ہیں اور اسی وجہ سے ہم زیر اعتاب بھی ہیں. اپنے اسٹیٹ کے ساتھ کمیٹڈ ہیں. ہم نے حلف اٹھائے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، بار بار حلف اٹھائے ہیں، اسی آئین کے حلف اٹھائے ہیں. ہم اپنے حلف پر قائم. مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی رہنماؤں کی غیر رسمی ملاقاتوں کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. ذرائع کے مطابق فضل الرحمان نے پی ٹی آئی کو اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے کی تجویز دی ہے. نعیم اشرف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. بتائیے گا. جی بالکل، جو 2-3 ملاقاتیں ان آفیشلی اور میڈیا کو بتائے بغیر پی ٹی آئی وقت کی مولانا فضل الرحمان سے ہوئی، ان کا جو اندر کی بات ہے لبے لباب جو مولانا فضل الرحمان نے ایک بڑی تجویز دی پی ٹی آئی وقت کو، وہ تھی کہ استعفے دے دیں اسمبلی سے اور پھر باہر آ کر ہم مشترکہ تحریک چلاتے ہیں. مولانا کا یہ موقف تھا کہ یہ اسمبلی جو ہے یہ پہلے ہی دامدی زدہ ہے اور اس کی ویلیو بھی نہیں. ایسی اسمبلی میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں. ہم باہر آ کر جلد جو ہے حکومت کو گھر بیچ کر اور الیکشن لے سکتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی وقت نے اس کو بالکل مسترد کر دیا اور بلکہ ان کا خیال تھا اور انہوں نے یہ رائے دی مولانا کو کہ ہم نے پہلے جو اسمبلیوں سے استعفے کی غلطی کی اس کے بعد دیکھے کہ ہمارا کیا حال ہوا. اور پی ٹی آئی وقت کا یہ بھی موقف تھا کہ کم از کم 20-25% ہی صحیح لیکن اسمبلی میں رہ کر وہ اپنا موقف جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں. لیکن اس وقت اسمبلی سے باہر آنے کی آپشن جو ہے وہ بالکل انہیں قابل قبول نہیں. اس کے بعد اب آئندہ ہفتے پی ٹی آئی وفد کا یہ موقف ہے کہ ان کی فیصلہ کن ملاقات مولانا سے ہوگی. ان کا خیال یہ ہے کہ 70-80% جو ہیں وہ مولانا اشتراک پہ جو ہیں وہ راضی ہیں. لیکن پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ جو جب حکومت کی جانب سے پیشکش بڑی بڑی کی جاتی ہے مولانا کو تو اس سے تھوڑی سی کنفیوژن ضرور ہوتی ہے. لیکن آئندہ ہفتے فیصلہ کن ملاقات ہوگی تحریک کے حوالے سے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. نان فائلرز کی 2,30,000 سے زائد سم بلاک کی جا چکی ہے. ترجمان ایف بی آر بختیار محمد کی AIY نیوز سے بات چیت. شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. بتائیے گا مزید کیا کہنا ہے ان کا.
जी, तर्जुमान का ये कहना था कि जो इस वक्त एक्शन है वो तकरीबन 5000 सिमों से मुतल्लिक यौमिया किया जा रहा है। हर जो नॉन फाइलर है उसकी तहकीक की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है, उसके बाद डाटा जो है वो पीटी को फराहम किया जाता है। अब तक तकरीबन 2,30,000 से 22 सिमें जो है वो ब्लॉक की जा चुकी हैं, जबकि जो गुशवारे जमा कराने वाले लोग हैं उनमें से तकरीबन 76,636 अफराद की जो सिम है वो बहाल की जा चुकी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कत्ल केस में मतलूब इश्तिहारी इमदाद हुसैन को सऊदी अरब से गिरफ्तार कर लिया गया। FIA का कहना है कि मुलजिम को सऊदी अरब से इस्लामाबाद एयरपोर्ट मुंतकिल किया गया। मोहम्मद सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल ये 4 साल कबल कत्ल के मुकदमे में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम को सऊदी अरब से गिरफ्तार कर लिया गया है। इंटरपोल की कार्रवाई है। संगीन जराइम में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम सऊदी अरब से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद एयरपोर्ट मुंतकिल किया गया है। मुलजिम इमदाद हुसैन पंजाब पुलिस का मतलूब था। मुलजिम साल 2020 में कत्ल करके बैरून मुल्क फरार हो गया था। मुलजिम के खिलाफ थाना फिरोजवाला शेखुपुरा में कत्ल के इकदाम का भी दफात शामिल है। FIA, NCSC ने, इंटरपोल ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस भी जारी किए थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बिजली की ओवर बिलिंग, FIA समेत तमाम तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट मुकम्मल कर ली गई है। मजहर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। मजहर बताइएगा। जी बिल्कुल, FIA समेत तमाम तहकीकाती इदारों ने बिजली की करोड़ों रुपए की ओवर बिलिंग की तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं और ये रिपोर्ट जो वजीर आजम को भिजवा दी है। 2 तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने अवाम को लूटा है। एक तो 200 से कम यूनिट, जिनके 4 यूनिट कम थे उनका 3,000 बिल आना था, उनको वो 4 यूनिट डाल के 201 करके 8,000 रुपया उनको बिल भिजवाया। फिर दूसरा 200 यूनिट से ऊपर प्रो रेटा सिस्टम है, उसके तहत यूनिट डाल के लोगों से बड़ी जो है वो रकम निकलवाई गई। इस रिपोर्ट में वजारत पावर हुकाम को जिम्मेदार करार दिया गया है। इंक्वायरी में वजारत पावर हुकाम के खिलाफ कार्रवाई की भी सिफारिश कर दी गई है। ज़राए ने यह बताया है कि मिनिस्ट्री ने तमाम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को नोटिफिकेशन के जरिए प्रो रेटा सिस्टम लागू करवाया और अब जो है ये जिसके तहत लोगों से करोड़ों रुपए के जायद बिल जो है मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने वसूल किए और सार्फिन अजियत में मुब्तला रहे। इनके ना तो बिल ठीक किए गए और अजाफी जो रकम है वो इन्होंने वसूल की। अब ये वजीर आजम ऑफिस में तहकीकाती रिपोर्ट भिजवा दी गई है। अब सजा का फैसला इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में वजीर आजम हाउस करेगा। वजीर आजम ने गुज़श्ता दिनों ओवर बिलिंग की जब खबरें मीडिया में नशर हुई तो उन्होंने इसका नोटिस लिया था और इस पर तहकीकात का हुक्म दिया था, जिस पर ये तहकीकात मुकम्मल की गई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। मुजफ्फराबाद में नीलम वैली बाईपास के मकाम पर जीप हादसे का शिकार हो गई है और कार में सवार 10 अफराद जामबक हो गए। मुतादिद जख्मी बताए जा रहे हैं। मुतादिद जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है और गाड़ी हादसे का शिकार होकर दरियाए नीलम में गिरी। मुजफ्फराबाद नीलम वैली रोड बाईपास के मकाम पर जीप हादसे का शिकार हुई और कार में सवार 10 अफराद जामबक हो गए हैं, जबकि मुतादिद जख्मी बताए जा रहे हैं। मुतादिद जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है और गाड़ी हादसे का शिकार होकर दरियाए नीलम में जा गिरी। इस्लामाबाद पेशावर मोड़ के करीब इतवार बाजार में लगी आग बुझाने के लिए पाक बहरिया की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। पाक बहरिया के फायर फाइटर्स, 4 फायर टेंडर्स और वाटर बाउजर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा ARY न्यूज़ जुल्करनैन हैदर से। बताइएगा। बुझाने का सिलसिला तो जारी है, मगर ये बता चलूं कि अब तक 1100 स्टॉल हैं उनको आग लग चुकी है और 300 जो है मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो चुके हैं। नेवी, एयरफोर्स और पिंडी से भी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर बुलवाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि अभी भी ये जो आग बुझाने का सिलसिला है वो जारी है। यहाँ से ये सारी जो मुकम्मल तौर पे लाइन है ये जल चुकी है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जी यहाँ पर खुद मौके पर मौजूद हैं। तमाम जो रेस्क्यू का अमला है, इस्लामाबाद पुलिस है, तमाम एहलकारों को यहाँ तलब कर लिया गया है। अभी तक जो है अगर कहा जाए तो आग पर मुकम्मल तौर पे काबू नहीं पाया जा सका है। हल्की हल्की हवा भी चल रही है जिसकी वजह से और प्रेशर बन जाता है और आग बुझाने में मुश्किलात का सामना भी आ रहा है। ताहम रेस्क्यू इदारों का ये कहना है कि हमारी पूरी कोशिश है कि जल्द अज जल्द जो है आग पर काबू पाया जा सके। एंटी करप्शन पुलिस ने लाल शहबाज कलंदर के मज़ार से सोना चोरी के केस में सुनार को
गिरफ्तार कर लिया है। दिलदार जामरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे, बताइएगा। जी, हजरत कलंदर लाल शहबाज की मज़ार पर नजराने के तौर पर दिए गए सोने में के तोशाखाना से 1 करोड़ 22 लाख रुपए का सोना चोरी हुआ था। इस सिलसिले में हुकूमत सिंध ने एंटी करप्शन को कार्रवाई दी थी, जिसके बुनियाद पर जो है एंटी करप्शन ने सोनार को गिरफ्तार किया है, जो कि 2013 से ये सोना जो है महकमा औकाफ से मिलकर चोरी करता था और ये सोना बैंक में भी रखाया गया था, जहां पर भी इन्होंने जाली सोना रखकर वो असल सोना जो है वहां से भी जो इन्होंने लूट कर जो है बेच दिया था। एंटी करप्शन पुलिस ने जो है मजीद बताया है कि इंक्वायरी जारी है, इस तफ्तीश में बहुत और भी इंकशाफ होने वाले हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नेपरा बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.12 रुपए तक इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। अलीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी अलीम। जी, शहरी बिजली की बुनियादी कीमत में बड़े इजाफे के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि नेपरा बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे फी यूनिट इजाफे की समाअत पर अब से कुछ देर बाद समाअत करेगा। इसमें माहाना 200 यूनिट तक वाले सार्फिन जो हैं वो तो 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना हैं। इसके साथ साथ जो बाकी के इलेक्ट्रिक समेत जो दीगर कंपनियों के सार्फिन हैं उनके लिए इजाफे की दरखास्त पर समाअत होगी। काबीना ने चूंकि घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट टैरिफ जो है वो 48 रुपए 84 पैसे फी यूनिट तक मुकर्रर किया था, जिसमें टैक्सों के साथ फी यूनिट बिजली का ज्यादा से ज्यादा टैरिफ 69 रुपए 27 पैसे तक हो जाएगा। इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए मुख्तलिफ जो उनके हिसाब था उससे इजाफा किया गया था। तो इसमें टैक्सों को मिलाकर स्लैब के हिसाब से फी यूनिट टैरिफ की कीमत बढ़ जाएगी। माहाना 50 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन के लिए जो यूनिट है बिजली का जो कीमत है वो 3 रुपए 95 पैसे बरकरार रहेगा। इसमें वफाकी हुकूमत ने बिजली के यकसान टैरिफ के लिए नेपरा में दरखास्त दायर कर रखी है, जिस पर अब से कुछ देर के बाद समाअत होगी और समाअत के बाद नेपरा की जानिब से फैसला आने का इम्कान। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कौमी असम्बली कमेटी बराए खजाना के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये तरमीमी बिल इतनी उजलत में क्यों लाया गया। बिल में 7 तरमीम ला रहे हैं, हमें मीटिंग से पहले मुसवदा भी नहीं दिया गया। 7 अमेंडमेंट्स ये लाना चाह रहे हैं कवानीन में। सबसे अहम बात वो इतनी जल्दी में उजलत में क्यों लाया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चेंज करना, तब्दील करना, उनको लगाना, उसका क्राइटेरिया क्या होगा। हमें मीटिंग से पहले उसका मसवदा भी नहीं दिया गया, सिर्फ मीटिंग के अंदर वो चीजें दिखाई दी और वो भी सरसरी। वहाँ पे 3 फेडरल मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ पावर, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर लॉ, कि इनमें से एक मिनिस्टर भी किसी मीटिंग में अपनी स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग में आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। अब यहाँ पे 3 मिनिस्टर्स का आना, तो मैंने उनसे पूछा मीटिंग के बाद, मैंने कहा ये मुझे क्लियर कर दें कि जो कनपट्टी पे पिस्तौल था वो 30 बोर का था या 9 mm का आप पे लगा हुआ था, जिसकी वजह से ये बिल पास हुआ है। ये IMF का दबाव है और क्या है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अपनी रबर स्टैंप कराएंगे, अपनी मनमानी के डिसीजन भी बोर्ड आपने चेंज करने हैं। क्राइटेरिया क्या होगा जिसपे आप बोर्ड चेंज करेंगे, हमें कोई मालूम नहीं है कि जी फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड लेटर के बाद में हम लोग आपको वजूहात बताएंगे। वो हुकूमत नहीं है, ये लकी रानी सर्विस बन गई है। इनको अक्ल ही नहीं है, नए तरीकेकार है गवर्नेंस करने का। अभी तक 450 अरब रुपए की जो गल्लत दरामद हुई थी मुल्क में, उसके बारे में अभी तक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कमेटी नहीं बनाई है। हुकूमत का फ़ोन टैप करने की इजाज़त देने का इख्तियार लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आइन शहरियों को प्राइवेसी और आज़ादी इज़हार राय फराहम करता है। हुकूमत ने नोटिफिकेशन में लोगों की फ़ोन टैप करने की इजाज़त दी है। PTA एक्ट के जिस सेक्शन के तहत नोटिफिकेशन हुआ उसके अभी रूल्स नहीं बने हैं। हुकूमत का फ़ोन टैप करने की इजाज़त देने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में वजारतों में राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग से मुताल्लिक़ अमूर पर गौर किया गया। अज़हर फारूक आगाह कीजिए। जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने तरजीही वजारतों से मुताल्लिक़ तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी, जिनकी डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग करनी है, और ऐसे महकमे जो कारआमद नहीं रहे उन पर वज़ीर ख़ज़ाना ने तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी। इस इजलास में ये फैसला किया गया कि मुख्तलिफ वफाकी जो वजारतें हैं और महकमे हैं उनको ख़त्म किया जाएगा, और इस हवाले से मुकम्मल जो प्लान है वो आज के इस इजलास में पेश किया गया। 5 वफाकी वजारतें ऐसी हैं जिनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला किया गया है, और उनकी सिफारिशात जो है वो खुसूसी कमेटी ने आज के इस इजलास में पेश की हैं। इसके साथ साथ PWD को ख़त्म करने का भी असूली तौर पर फैसला हुआ है, और PWD के जो मुलाजमीन हैं उनको दीगर महकमों में खपाने के हवाले से भी बाज़ाब्ता तौर पर मुख्तलिफ इशूज़ की जो है इस हवाले से मंजूरी दी गई है। बहुत शुक्रिया अज़हर फारूक।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो गया है। पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद होने वाले इजलास में काबीना मौजूदा सूरत हाल समेत 11 निकाती एजेंडे पर गौर कर रही है। अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे, बताइएगा। जी, वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म की सदारत में जारी है। इस इजलास में मुख्तलिफ एजेंडा आइटम जो है उन पर तफसीली तौर पर गौर किया जाएगा, बात की अप्रूवल भी होगी। इस इजलास को तफसीली तौर पर एक तो मुल्क की जो माशी सूरत हाल है उस पर ब्रीफ किया जाएगा। इसके साथ साथ IMF के साथ जो अब हतमी मुज़ाकरात तो होने जा रहे हैं हुकूमत के, उस हवाले से जो अपडेट है उस पर भी कैबिनेट को ब्रीफ किया जाएगा, आगाह किया जाएगा। वफाकी काबीना को वज़ीर आज़म को जो हाल ही में गैर मुल्की दौरा हुआ था उस दौरे की तफसीलात और मुख्तलिफ जो सरबराहान के साथ मुलाकातें हुई हैं उस पर वज़ीर आज़म काबीना को एतमाद मिलेंगे। इसके साथ साथ ऑपरेशन अज़्म इस्तिकाम से मुतल्लिक अब तक की जो पेशरफ्त हुई है और जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ रवाबित कायम करने के हवाले से या कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के हवाले से जो बातचीत हो रही है उस हवाले से भी वफाकी काबीना को वज़ीर आज़म एतमाद मिलेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर आपको बताएं कि वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक की छुट्टी क्यों की गई, वजह सामने आ गई है। ज़राए का बताना है कि वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक ने प्लेयर्स को गैर ज़रूरी सपोर्ट किया। शाहीन शाह आफरीदी का हालिया टूर्स पर मैनेजमेंट के साथ बर्ताव बुरा रहा। मैनेजर्स ने शाहीन आफरीदी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। शाहीन आफरीदी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया, इस हवाले से भी तहकीकात की जा रही हैं। टीम में लॉबी बनाने वाले खिलाड़ियों की भी तहकीकात जारी है। मजीद क्या तफसीलात है शहजाद मलिक से जानेंगे, बताएगा शहजाद। खिलाड़ियों की गैर जरूरी तरफदारी की थी, ये ज़राए का कहना है। जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये कहा गया कि चेयरमैन मोहसिन नकवी ने तहकीकात मुकम्मल करने पर इक़दाम का फैसला किया। जिन खिलाड़ियों की उन्होंने हमायत की उन्होंने भी परफॉर्म नहीं किया। ज़राए का ये कहना है कि जिन क्रिकेटर्स ने इन दोनों की हिमायत की, दीगर सेलेक्टर्स ने मुखालफत की थी। शाहीन अफरीदी ने हालिया टूर्स के दौरान कोचेज और मैनेजमेंट स्टाफ से बुरा बर्ताव किया। मैनेजर्स ने शाहीन अफरीदी के खिलाफ कोई एक्शन ना लिया। टूर्स के दौरान डिसिप्लिन बरकरार रखना मैनेजर की जिम्मेदारी थी, जबकि इस चीज का जायजा लिया जा रहा है कि शाहीन अफरीदी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया। जिन जिन खिलाड़ियों की लॉबीज हैं उनकी भी तहकीकात की जा रही हैं। इस बात पर भी बातचीत हो रही है कि इन लॉबीज से क्या क्या फायदा उठाया जा रहा है। कोचेज की रिपोर्ट में कई खिलाड़ियों को गैर संजीदा करार दिया गया है, जबकि कोचेज ने चेयरमैन PCB को तमाम सूरत से आगाह कर दिया है और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कोचेज के साथ 2 सेशन मुकम्मल कर लिए हैं। जी, शहजाद मलिक इस हवाले से आगाह करे थे, शुक्रिया। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की शहरियों की वापसी के लिए ऑपरेशन रोक दिया गया। राजा मोहसिन एजाज आगाह कीजिए। देखिए, पाकिस्तान की जानिब से ये ऑपरेशन वक्ती तौर पर रोका गया है और गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम जो शहरी हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर ये रोका गया है। ज़राए के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से दरख्वास्त अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए महाजरीन के हालिया दौरे पाकिस्तान में की गई थी और इन हाई कमिश्नर की जानिब से ये जो रिसेंटली 3 रोज़ा दौरा किया गया था, इस दौरान उनकी जानिब से पेशावर और हरीपुर में अफगान महाजरीन से भी मुलाकातें की गई थी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वज़ीर सैफ़रान अमीर मुकाम के साथ उनकी मुलाकातें हुई थी और इन मुलाकातों में गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ आर्जी बुनियादों पर ऑपरेशन रोकने की जो है वो यकीन दहानी कराई गई। राजा मोहसिन, शुक्रिया। बाबर आजम को बहुत वक्त दे दिया गया, अब जो भी नया आए उसे पूरा मौका मिलना चाहिए। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का कहना है सिलेक्शन कमेटी में जो सर्जरी की गई वो समझ नहीं आई। सिलेक्शन कमेटी में वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक के अलावा और भी अरकान थे, तो सिर्फ उन दोनों को क्यों फारिग किया गया? मेरे ख्याल में हमने भी कप्तानियां की, हमारे साथ यूनुस खान ने, मिसबा, सब ने कप्तानी की। इतना खुला चांस किसी कप्तान को नहीं मिला, वरना जैसी वर्ल्ड कप खत्म हो जाते सबसे पहले कप्तान के ऊपर छुरी फेरी जाती है। तो आई मीन कि उसको ने तो 3 वर्ल्ड कप, 2-3 वर्ल्ड कप, 2-3 एशिया कप, T20, काफी जबरदस्त मौका मिला है उसको। मेरे ख्याल में बाबर को अगर रखना है, मेरे ख्याल में काफी अरसा हो गया, बड़े चांसेस दिए। अब जो भी सर्जरी करनी है वो एक ही दफा सर्जरी करे और जो भी लेके आ रहे उनको पूरा ट्राई भी पता चला कि सर्जरी सिलेक्शन कमेटी हुए कि अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज को सिर्फ उन्होंने साइड पे किया है। तो ये वाली सर्जरी ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी 6-7 लोगों की थी, सिर्फ इन 2 की सर्जरियां क्यों हुई? बारिश का सबब बनने वाला हवा का कम दबाव कराची से दूर जा रहा है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज क्या कहते हैं, बताएंगे। रूहा फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिए रूहा।
देखिए, बारिश का सबब बनने वाला कम हवा का दबाव जो है वो कराची से अब दूर जा रहा है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो ये कहा गया है कि आज भी गरज चमक के साथ कहीं हल्की और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश जो है मुतवक्के है। अलबत्ता मानसून का जो दूसरा सिस्टम है वो 20 जुलाई से शहर में दाखिल होगा, जिसके बाद अच्छी बारिशों की तवक्को रख सकते हैं। शाम से समंदरी हवाएं जो हैं वो बहाल हो जाएंगी, जिसके बाद मौसम काफ़ी बेहतरी की तरफ चला जाएगा। लेकिन अभी चूँकि गर्मी और हब की कैफियत बरकरार है, तो गर्मी की शिद्दत जो है वो ज़्यादा महसूस की जा रही है। शुक्रिया रुहा। H9 इस्लामाबाद के इतवार बाजार में लगी आग पर काबू पा लिया गया। जुल्कनैन हैदर से मज़ीद तफसीलात लेंगे। जुल्कनैन बताइएगा। चीफ कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने कहा है कि आग पर 100% काबू पा लिया गया है और तहकीकात के लिए डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में कमेटी जो है वो तश्कील दी जा रही है, जिसमें टेक्निकल लोग भी शामिल होंगे। जबकि उनका ये कहना था कि वज़ीर आज़म ने भी हिदायत की है कि जिसका जितना भी नुकसान हुआ है वो अदा किया जाएगा। और टोटल 2747 जो यहाँ पर स्टॉल थे और उनमें से 500 से 700 स्टॉल जो हैं वो जल चुके हैं। 1100 तक आग पहुंची थी, ताहम बाकी बच गए हैं और इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पे आग बच चुकी है और कूलिंग का जो अमल है वो जारी है। बहुत शुक्रिया जुल्कनैन। इस्लामाबाद में पेशावर मोड़ के करीब इतवार बाजार में मुतादिद स्टॉल्स में आग लग गई है। CDA और फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। जुल्कनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये इतवार बाजार में आग लगी है और तकरीबन 300 दुकानों को आग ने अपनी लपेट में ले लिया है। कराकरी और जो जूतों की स्टॉल्स हैं उनको लपेट में लिया है। इस वक्त 9 जो गाड़ियां हैं वो पहुंच चुकी हैं। फायर ब्रिगेड की जो आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं, CDA का अमला, इंतजामिया का अमला वहाँ पर पहुंच चुका है। पिंडी से भी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मजीद वो मंगवा ली गई हैं, आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि हवा भी चलती है जिसकी वजह से आग मजीद फैल जाती है। CDO काम का कहना है कि कोशिश की जा रही है कि जल्द जल्द आग पर काबू पा लिया जाए और तमाम अमला जो है वहाँ पर पहुँच चुका है। 300 के करीब जो है वो स्टॉल है जिन पर आग लगी है और उसमें दर्जनों जो स्टॉल हैं वो जल चुके हैं मुकम्मल तौर पर, लेकिन मजीद जो है आग बुझाने का काम जारी है। जुल्कनैन, किसी किस्म के जानी नुकसान की इतला तो नहीं? हम देख रहे हैं काफ़ी शदीद आग है और 30 से ज़ायद स्टॉल जल गए। जी बिल्कुल, अभी तक कोई भी जानी नुकसान की इतला नहीं है। CDA हुकाम का और रेस्क्यू का अमला जो है उनके मुताबिक कि अभी तक सिर्फ जो नुकसान हुआ है वो जो स्टॉल लगे हुए हैं वहाँ पर वो सब कुछ जल गया है, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं है। मजीद जो है कोशिश की जा रही है कि जल्द जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। तो एक और जो कहते हैं ना कि एसोसिएशन कह लें, उन्होंने जी कह दिया है कि हम मुल्क भर में आटे की सप्लाई बंद कर देंगे कल से मुल्क भर में। तो चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है मिल्स में आज से गंदम की ढुलाई बंद कर दी जाएगी। टैक्स इकट्ठा करना हुकूमत का काम है, हम विदहोल्डिंग एजेंट नहीं बन सकते। 600 फ्लावर मिल्स मालकान ने इजलास में हड़ताल की करारदाद बाकायदा मंजूर की। मैं पहले ये समझा था कि सिर्फ धुलाई बंद कर दी जाएगी और बगैर धोई हुई गंदम जो है पीस के सप्लाई की जाएगी, तो खैर वैसा नहीं है। तो धुलाई का मतलब ये है कि आगे का प्रोसेस भी नहीं होगा और कल से मुल्क भर में आटे की सप्लाई बंद कर देंगे। ये चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का ये कहना है और आपने बाकी भी मौक़िफ़ उनका सुन लिया जो ये कह रहे हैं। तो हर जो हल्का है, जो भी शोबा है, टैक्सेशन के हवाले से उनके जो मसाइल हैं उस पर वो अपनी एक राय का इजहार करता है और अपनी तरफ से करारदादें लेके आते हैं और प्रोटेस्ट भी करते हैं और वो कहते हैं हमारा काम नहीं, हम टैक्स इकट्ठा करें, सप्लाई बंद कर देंगे। और हमें इस बात का दुख है कि जी अवाम को मुश्किलात होंगी, लेकिन ये है कि जी क्या करें, हम ये जालिमाना जो टैक्स है, बकौल उनके जालिमाना टैक्स, मैं उन्हें कोट कर रही हूँ, इसे हम नहीं मानते। तो इस तरह के आप देख सकते हैं अक्सर और बेशतर जो है एहतजाज। और कई लोग ऐसे होते हैं वो माने ना माने, क्या करें, करना तो वही है उन्होंने। बहरहाल PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है कि ऐसा किस्म का नोटिफिकेशन आइन की खिलाफ वर्जी है। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में बैरिस्टर गौहर का कहना था कि आइन वाज़ेह है, कोई फ़ोन टैपिंग नहीं कर सकता। जुर्माना सरगर्मियों में मुलव्विस लोगों पर नज़र रखना एक अलग बात है। जब इनसे बानी PTI की माजी की बातों से मुतालिक सवाल किया गया तो मुस्कुराते हुए कहा जो भी है आइन के मुताबिक होना चाहिए। इनका यही मुद्दा है कि प्राइवेसी जो किसी की डिस्टर्ब ना हो और आप फोन टैपिंग नहीं कर सकते। इस पे पहले से भी वजह है। जो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज में उन पे नजर रखना एक अलग बात है। वो सुप्रीम कोर्ट ने सारे जो पैरामीटर्स है वो तय कर दिए थे। एक
एक ब्लैंकेट किस्म का नोटिफिकेशन जिस तरीके से ये इशू हुआ है, ये बिल्कुल है इनकी खिलाफ वर्जी प्रोग्राम में बैठ के खुद कहा था कि मैं खुद कहता हूँ कि एजेंसीज करनी चाहिए क्योंकि हमारी बेहतरी के लिए वो करते हैं और हमारी सिक्योरिटी के लिए करते हैं। वो प्रोग्राम में उनका क्लिप पड़ा। देखिए जो भी है आइन के मुताबिक होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात के तनाज़ुर में तो मैं फ़ोन टैप करने की हिमायत करूँगा। गैर मुल्की मीडिया से इंटरव्यू में उन्होंने मजीद कहा कि उमर अयूब और दूसरे मुखालिफिन को बानी PTI के फरमुदात को भी याद करना चाहिए। गर्दी की जंग जिस वक्त हम लड़ रहे हैं उसके खिलाफ, तो ये एक चीज जरूरी है। मैं इसको इन मौजूदा हालात के तहत बिल्कुल इसको सपोर्ट करूंगा। लेकिन जो लोग जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, जिसमें उमर अयूब साहब और दूसरे लोग हैं, वो जरा अपने बानी PTI के फरमुदात भी तो सुन लें। उन्होंने कहा था कि मेरे भी टेलीफोन टेप होते हैं और जरूर होने चाहिए टेप। उस वक्त उनका माशका चल रहा था एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो उनकी हर जायज नजायज बात जो थी उनको बड़ी प्यारी लगती थी। आज जो है उनके फॉलोअर्स को वही बात नफरत अंगेज लग रही है, उसके खिलाफ जहर उगल रहे हैं। तो ये मौसमी बटेरे हैं ये सारे हमारे अपोजिशन वाले PTI वाले। कौमी क्रिकेट टीम के मैनेजर मंसूर राना को ओहदे से हटा दिया गया है। वहाब रियाज को सीनियर मैनेजर के ओहदे से भी हटा दिया गया है। शहजाद मलिक आगाह कीजिए। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मजीद तब्दीलियाँ की गई हैं। कौमी सिलेक्शन कमेटी के अरकान को गुज़िश्ता रोज हटाया गया था, जिनमें वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक शामिल थे, और आज जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर मंसूर राना को भी ओहदे से हटा दिया गया है, जबकि वहाब रियाज को बतौर टीम में सीनियर मैनेजर के ओहदे से भी हटा दिया गया है। PCB ज़राए का कहना है कि टीम में डिसिप्लिन और ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब होने की वजह से मंसूर राना और वहाब रियाज को मैनेजर से हटाया गया है। जी बहुत शुक्रिया शहजाद। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी ने वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर लाहौर के 122 मकामात पर पैनिक बटन फाल कर दिए। बाबर खान हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिए बाबर। जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात पर पैनिक बटन की बहाली का सिलसिला जारी है। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने लाहौर में 122 मकामात पर पैनिक बटन फाल कर दिए हैं। इब्तदाई मरहले में 50 मकामात पर पैनिक बटन को बहाल किया गया था। दूसरे मरहले में पैनिक बटन की तादाद को बढ़ाते हुए 100 मकामात पर बहाल किया गया। और सेफ सिटी ने 15 पर पैनिक बटन कॉल पर फौरी एक्शन लेते हुए एक रोज कबल मोबाइल स्नैचर भी गिरफ्तार किया है। शहरी ने मोबाइल छीन जाने पर फौरी 15 पैनिक बटन के जरिए सेफ सिटी से रब्ता किया। सेफ सिटी ने स्नैचर की शाहिदी करते हुए फौरी उसे गिरफ्तार कर लिया। निजी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट के मसाइल की बिना पर पैनिक बटन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस न होने के बाद गैर फाल हो गए थे। सेफ सिटी का कहना है कि बहुत जल्द बाकी मानदा बटन को भी बहाल कर दिया जाएगा। जी शुक्रिया बाबर। और यहाँ पर आपको बताएं कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास शुरू हो गया है। ज़राए का ये बताना है कि इजलास में मखसूस नशिस्तों के केस पर फैसले से मुतालिक गौर होगा। आपको बता रहे हैं मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से समाअत मुकम्मल हो गई थी और उसका फैसला कब सुनाया जाएगा ये देखना होगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास शुरू हो गया है और इस इजलास में मखसूस नशिस्तों के केस पर फैसले से मुतालिक गौर होगा। 13 रुकनी बेंच था जिसने इस केस की समाअत की और इस वक्त ये फुल कोर्ट का इजलास शुरू हो चुका है और इस इजलास में मखसूस नशिस्तों के केस पर फैसले से मुतालिक गौर किया जाएगा। देखना ये होगा कब इस केस का फैसला सुनाया जाएगा।